नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय और इसमें हम अध्याय 5 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। हमारी इस अध्ययन में चर्चा के बिंदु रहेंगे मानवतावादी दृष्टिकोण, कलाकार और यथार्थवाद। के अंतर्गत हम जानेंगे कि जो रेनेसां काल था, उस समय जो कला थी, उसमें यथार्थवाद किस प्रकार से था। इसी प्रकार से मानवतावादी दृष्टिकोण की वास्तुकला में किस प्रकार से यह मानवतावादी दृष्टिकोण दिखा और प्रथम मुद्रित पुस्तकें प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के पश्चात 14वीं शताब्दी के बाद यूरोप में पुनर्जागरण का जो काल हुआ, इसमें प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसको हम जानेंगे कि जो पहली प्रिंटिंग पुस्तकें थी वो किस प्रकार से प्रभावशाली थी। मनुष्य की एक नई संकल्पना किस प्रकार से कि रेनेसां के काल में हुई, मनुष्य को अब क्या समझा जाने लगा। मानवतावादी दृष्टिकोण, कलाकार और यथार्थवाद। उस काल में यानी 14वीं शताब्दी के पश्चात लोगों के विचार को आकार देने का साधन जो मानवतावादियों के लिए था, वह केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी, बल्कि यह कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने इन मानवतावादी विचारों को फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाई थी। तो पहले के जो कलाकार थे, उनके द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से जो नए कलाकार थे, उनको प्रेरणा मिली। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी अतीत के प्राचीन ग्रंथों की लोगों ने खोज की। रोमन साम्राज्य के पतन के लगभग 1000 साल बाद जो जबकि प्राचीन रोम और उसके जो उजाड़ हुए नगर थे, उनके खंडरों की जब खुदाई हुई, तो उसमें बहुत सारी कलात्मक वस्तुएं मिली थी। अनेक शताब्दियों पहले बनी मनुष्य और औरतों की जो मूर्तियां थी, वो संतुलित मूर्तियां थी और उन मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए जो इतालवी वास्तुविद थे, उनको बहुत प्रोत्साहित किया। 1416 में एक वास्तुकार हुए जिनका नाम था दोनातल्ली। 1416 में एक बहुत बड़े मूर्तिकार हुए जिनका नाम था दोनातल्लो। ये 1382 से 1466 के मध्य रहे। इन्होंने एक सजीव प्रकार की जो मूर्तियां थी, उनको बना करके एक नए प्रकार की परंपरा की शुरुआत की। तो कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की जो चाह थी, उसमें वैज्ञानिकों के कार्यों से बहुत सारी सहायता उनको मिली। जैसे नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार थे, वो आयुर्विज्ञान कॉलेजों की शालाओं में वहां गए। जैसे बेल्जियम मूल के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था ऑन्ड्रियस वेसिलियस। ये 1514 से 1564 के मध्य रहे। ये पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। वेसिलियस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ की थी, डिसेक्शन किया था उसका। इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी का प्रारंभ हुआ था। उसके इनको बहुत सारी हाथ मतलब जिस प्रकार से सहायता मिलनी चाहिए थी, वो मनुष्य के अंग प्रत्यंगों को देखने में उन्हें मदद मिली। तो इसका उदाहरण हम इस चित्र से देख सकते हैं
कि जिसमें प्रार्थनारत हाथ दिखाए गए हैं। तो ये ड्यूरर का एक तुलिका का चित्र है जो 1508 में बना। उसके विषय में क्या है, जो ड्यूरर हैं उन्होंने क्या लिखा है कि कला प्रकृति में रची बसी होती है, जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक उसने अपने मन को जीवन की प्रतिछवि से न भर लिया हो। यानी ड्यूरर द्वारा बनाया गया यह रेखा चित्र यानी प्रार्थनारत हस्त 16वीं शताब्दी की जो इतालवी संस्कृति है उसका आभास कराता है, जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे, परंतु उन्हें मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था कि वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है। तो ड्यूरर का चित्र देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से हाथों को बिल्कुल सेम टू सेम यथार्थ चित्र में दिखाया गया है। ये पाइटा का चित्र है जो कि एंजेलो ने मेरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया गया। ये भी उसी दौर का चित्र है। इसमें ईसा मसीह को देख सकते हैं जो मेरी की गोद में मृत जो है लेटे हुए हैं। तो चित्रकारों के ये जो नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां ही नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। तो उन्हें अब ये मालूम हो गया कि जो रेखा चित्र है यानी ज्योमेट्री है उसके ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्यों को ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों में जो त्रिआयामी है, जो 3 डायमेंशन है, तो रूप ऐसा रूप उसको दिया जा सकता है। टेप चित्र यानी पेंटिंग के लिए तेल के एक तेल को जो है एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। उसने चित्रों को पहले की तुलना में और अधिक रंगीन और चटक बनाया। तैलीय रंगों का इस्तेमाल हुआ। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन में जो चीनी और फारसी चित्रकला थी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जो उनको मंगोलों से प्राप्त हुई थी। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा चित्र, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने ही ये जो इटालवी कला थी उसको एक नया रूप दिया, जिसको बाद में यथार्थवाद कहा गया यानी रियलिज्म। यथार्थवाद की यह परंपरा आगे जाकर के 19वीं शताब्दी तक ये इसी प्रकार से चलती रही। बहुत बड़े चित्रकार हुए हैं लियोनार्डो दा विंची। तो इन विंची महोदय ने अपना स्वयं का चित्र इस प्रकार से बनाया है। ये जो स्वनिर्मित रूप चित्र है लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है, जो कि 1452 से 1519 तक रहे, यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य रहे वो। इनका यह चित्र है जिसकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर के गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। उन्होंने जो कृतियां बनाई उसमें मोनालिसा और द लास्ट सपर की उन्होंने रचना की। उनका एक सपना था कि वे आकाश में उड़ सकें। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे और उन्होंने एक उड़न मशीन यानी फ्लाइंग मशीन बनाई, यानी उसका प्रतिरूप यानी डिजाइन बनाया और उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची यानी परीक्षण का अनुयायी रखा। यह उनका अपना उपनाम था। इसका अर्थ होता था परीक्षण का अनुयायी।
इनके चित्र में आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने रूप चित्र में जो बनाया है, उनके शरीर की झुर्रियाँ, उनके बाल, दाढ़ी, ये सब इसमें महीनता दिखाई देती है और यथार्थवाद जो है प्रकट होता है। तो यथार्थ, तो मानवतावादी जो दृष्टिकोण है उसमें वास्तुकला किस प्रकार से आई है? तो 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से एक प्रकार से पुनर्जीवित हो उठा। तो 1417 में से पोप जो राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 से दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया। तो दो पोप थे जिनमें अब परस्पर प्रतिस्पर्धा थी। अब पोप अधिक शक्तिशाली होने लग गया था। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। तो पुरातत्वविदों यानी पुरातत्व का नया हुनर था, तो उनके द्वारा रोम के जो अवशेष थे उनका सावधानी से उन्होंने उत्खनन किया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली जो पनपी उसको प्रोत्साहित किया, जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का एक प्रकार से पुनरुद्धार थी, जिसे उन्होंने अब शास्त्रीय शैली कहा। पोप जो है धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने, जो पुरातत्वविद थे, उनको अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया। वो ऐसे थे कि जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया उन्होंने। इस विशिष्टता में आप देख सकते हैं कि यह एक भवन है, उसको किस प्रकार से सुसज्जित किया गया है, जिसमें चित्रकला का भी इस्तेमाल किया गया है, वास्तुकला का भी प्रयोग किया गया है। तो इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार यानी सभी कुछ थे। एक ही प्रकार के नहीं थे, बल्कि उनमें जो विशेषता थी, एक ही व्यक्ति चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार ऐसा सभी कुछ था। जैसे लियोनार्डो दा विंची चित्रकार भी था और एक गणितज्ञ भी था, वैज्ञानिक भी था। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण माइकल एंजेलो का भी है। तो माइकल एंजेलो जो कि 1475 से 1564 के मध्य रहे, इन्होंने ही पोप के जो सिस्टीन चैपल थी उसके भीतरी छत का जो लेप चित्र है द पाइटा, उसको बनाया था। पाइटा का चित्र हमने पहले दिखाया आपको। ये पाइटा ये माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा उन्होंने सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का भी डिजाइन बनाया था और इनकी वजह से ही माइकल एंजेलो अपने इन कार्यों से अमर हो गए। ये सारी कलाकृतियां रोम में ही हैं। वास्तुकार एक और थे जिनका नाम फिलिप्पो ब्रूनेलेसी था। इन्होंने ये रहे 1337 से 1446 के मध्य। इन्होंने फ्लोरेंस का जो भव्य गुंबद है, जिसको ड्यूमो कहते हैं, तो उसका डिजाइन तैयार किया था। इसने अपना पेशा हालांकि एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया था। तो इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया कि जब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह संघ या श्रेणी के नाम से। अब कलाकारों को पहचाना जाने लगा। तो ये ड्यूमा है, तो ये फ्लोरेंस के कैथीड्रल का गुंबद है जिसका डिजाइन इन्हीं ब्रूनेलेसी ने किया, जो कि एक प्रकार से मूर्तिकार था। तो लियोन बतिस्ता अल्बर्टी, जो कि 1402 से 1472 ईस्वी तक हुआ, उसने कला सिद्धांत और वास्तुकला पर काफी कुछ लिखा है। मैं उसे वास्तुविद मानता हूँ जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह अपने निर्माण को पूरा करे कि उसमें
भारी वजन को ठीक बैठाया गया हो और संपूर्ण कृति के संयोजन और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर आए, ताकि मानव मात्र के लिए इसका श्रेष्ठ उपयोग हो सके। ऐसा ही ये प्यूमा में था। प्रथम मुद्रित पुस्तकें, अर्थात इसमें मुद्रण से क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम जानेंगे। तो दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित जो लेप चित्र थे, मूर्तियां या भवनों को देखना चाहते थे, तो वो इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन जहां तक साहित्य की बात है, तो जो कुछ भी इटली में लिखा गया वो विदेशों तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचा। तो ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी दक्षता के कारण से संभव हो पाया। इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए, यानी चीनियों के साथ साथ मंगोल शासकों की ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और जो राजनयिक थे वो मंगोल शासकों के राज दरबारों में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से वो परिचित हुए। ऐसा ही 3 प्रमुख तकनीकी नवीनीकरणों में से, जैसे आग्नेयास्त्र हो गए, कंपास हो गया, या अबेकस हो गया जिसको फलक कहते हैं, कि यानी ये इससे भी वो लोग परिचित हुए थे। तो इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां होती थी, जैसे बाइबिल की उस समय गिनी चुनी प्रतियां ही थी। तो सन 1455 में जो जर्मनी के रहने वाले थे, जोहानेस गुटेनबर्ग, तो ये गुटेनबर्ग जो है 1400 से 1458 तक रहे। इन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया। तो उनकी कार्यशाला में बाइबिल की 150 प्रतियां छपी। इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु यानी मोंक बाइबिल की केवल एक प्रति ही लिख पाता था, यानी 150 गुना कार्य जो है ये संभव हो पाया। तो 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथों, जिनमें से ज्यादातर लैटिन भाषा में थे, इन ग्रंथों का मुद्रण जो है वो इटली में संभव हुआ, क्योंकि जो मुद्रित पुस्तकें जो उपलब्ध होने लगी और उनको बेचा जाना संभव हो गया, तो छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से जो बने नोट होते थे उन पर निर्भर अब नहीं रहना पड़ा। अब क्या हो गया कि विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा अब तीव्र गति से प्रसारित होने लग गए। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक प्रिंटेड पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी कम समय में पहुंच सकती थी। अब पाठक जो है एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि वो उनको बाजार से जाकर के खरीद सकता था। इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। तो 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की जो मानवतावादी संस्कृति, यानी आल्प्स था, उस पर्वत के पार जाकर के बहुत तेजी से फैलने के कारण जो है वहां पर जो छपी हुई पुस्तकें का वितरण था। तो ये मानवतावादी विचार थे वो इटली से बाहर तेजी से फैले। इससे स्पष्ट होता है कि पहले के जो बौद्धिक आंदोलन खास क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों रहते थे, ये स्पष्ट हो गया और मुद्रण के कारण अब वो तेजी से फैल गया। इस पुनर्जागरण से मनुष्य की एक नई संकल्पना का जन्म हुआ। मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक बड़ी विशेषता ये थी कि मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण अब कमजोर पड़ने लग गया। इटली के जो निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से जो है पहले बहुत ज्यादा आकृष्ट होते थे, लेकिन
ये अब जरूरी नहीं था कि वे अधार्मिक थे। वेनिस के जो मानवतावादी थे, एक फ्रांचेस्को बरबारो, ये 1390 से 1454 थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। और लोरेंजो वल्ला, ये 1406 से 1452 तक हुए। ये इस तरह का विश्वास करते थे, इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की जो निषेधाज्ञा थी, उसकी आलोचना की। इस समय लोगों में अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी, जैसे व्यक्ति को किस तरह जो है विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे इच्छानुसार जो है कपड़े पहनने चाहिए, और एक सभ्य व्यक्ति को इसमें दक्षता हासिल करनी चाहिए। जैसे दक्षताएं चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला ये थी। इसी प्रकार से इनमें दक्षता हासिल करनी चाहिए। तो स्पष्ट तौर से मानवतावाद का मतलब ये भी हो गया कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़ करके अब अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन को एक नया रूप दे सकता था। यह आदर्श इस विश्वास के साथ और भी घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है, जो कि तीन भिन्न भिन्न वर्गों, जिसमें सामंती समाज विश्वास करता था, उसके विरुद्ध गया। प्रकार का सामंती समाज था, इसमें तीन वर्ग थे, जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि पादरी वर्ग था, उनका अपना कार्य अलग था। इस प्रकार से जो अभिजात वर्ग था, वो केवल शासन करने के लिए था, तो इस तरह के लॉर्ड होते थे। और तीसरा वर्ग जो सेंट था, किसानों का वर्ग था, तो उनका कार्य सिर्फ अपना खेती करना था। एक बहुत बड़े विद्वान हुए निकोलो मैकियावली, उन्होंने अपने एक ग्रंथ लिखा द प्रिंस 1513 में। तो उसमें 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे। क्या रखे थे? काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में हैं, तो मैं यह कह सकता हूं कि जब भी मनुष्य के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नजर में रहते हैं, तो इनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बने हैं। उदाहरण के लिए कुछ को दानी माना जाता है और अन्य को कंजूस। कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है तो अन्य को लोभी कहा जाता है। कुछ निर्दयी, दयालु। एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा विश्वसनीय। एक व्यक्ति पौरुषहीन और दूसरा कायर। दूसरा खूंखार और एक साहसी। एक व्यक्ति शिष्ट, दूसरा घमंडी। एक व्यक्ति कामुक, दूसरा पवित्र। एक कपट, दूसरा चालाक। एक अड़ियल, दूसरा लचीला। एक गंभीर, दूसरा छिछोरा। एक धार्मिक का संदेही, आदि आदि। तो मैकियावली यह मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। मैकियावली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। तो ये इस प्रकार की जो विचारधाराएं आई, तो इसके कारण अब संभव हो सका। इस अध्याय में हमने जो अध्ययन किया, तो कुछ प्रश्न आपके मूल्यांकन की दृष्टि यहाँ पर हैं। तो यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं? यथार्थवाद को आप दोबारा से समझेंगे, या जो भी चीज वास्तविक है
उसको प्रकट करना यथार्थवाद है। और ये चित्रकला में भी दिखा। चित्रकारों ने मूर्तिकला के जो लक्षण थे उनको चित्रकला में लाए। इसमें आपको कुछ चित्र भी हमने माइकल एंजेलो का योगदान बताइए। तो माइकल एंजेलो एक चित्रकार था, एक वास्तुकार था। तो इसने जो अपनी अमर कृतियां बनाई जिसके कारण से वो अमर हो गया। और मुद्रण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो मुद्रण, जब से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ गुटेनबर्ग के द्वारा, तो जो भी साहित्य था, ज्ञान था, वो इटली के नगरों से बाहर भी जाने लगा, जिसने यूरोप को बदल करके रख दिया था। इस प्रकार इस पाठ में हमने जो चर्चा की, मानवतावादी दृष्टिकोण में कलाकार और यथार्थवाद के विषय में जाना। हमने वास्तुकला में मानवतावादी दृष्टिकोण को भी देखा। और मुद्रित जो पुस्तकें थी उनके द्वारा किस प्रकार से जो मानवतावादी विचार थे वह दूर दूर तक गए, केवल इटली के नगरों तक ही सीमित। और मनुष्य की एक नई संकल्पना, खास तौर से जो मैकियावेली ने दिया है कि किस प्रकार से मनुष्य को जाना जाना चाहिए। ने कहा कि मनुष्य का जो स्वभाव है उसको बहुत सारे लोग देखते हैं, इसी कारण किसी व्यक्ति के प्रति धारणा बना लेते हैं कि वो कोई व्यक्ति निर्दयी लगता है, तो कोई व्यक्ति जो है खूंखार लगता है, तो कोई व्यक्ति कंजूस लगता है, तो कोई उदार लगता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य की जो संकल्पना थी वो आया। कुछ कार्य आपके लिए, 6 कार्य हैं कि लियोनार्डो विंसी के चित्रों का संकलन आप करेंगे। उन्होंने मोनालिसा बनाई, द लास्ट सपर बनाया। उन चित्रों की कटिंग्स आप विभिन्न तरह से ले करके उनको संकलित कर सकते हैं। उन्होंने और भी कई चित्र बनाए हैं। खुद अपना चित्र भी उन आपको यहाँ पर दिखाया गया था, जो उनका बनाया हुआ अपना चित्र। आपने अपने निकट के किसी प्रिंटिंग प्रेस में जाना है और जाकर के उस प्रणाली को समझना है और एक प्रोजेक्ट उस पर तैयार करना है। आज के इस इतिहास शिक्षण में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।